रोहन भैया, थोड़ा आप भी प्रकाश डालिए। स्पीकर खोलिए, स्पीकर खोलिए। स्पीकर खोलना पड़ेगा। जा रहा है आवाज? हाँ हाँ हाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल भैया से बहुत कुछ हम सीखे हैं। पत्रकारिता का क ख ग अंगा भी सीखे हैं। इनका डांट भी सुने हैं, प्यार भी देखे हैं। और हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता की जो आज बात हो रही है, तो आज के दिन को लेकर आप सबको बहुत बहुत बधाई। ज्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत कम शब्दों में ही कहेंगे। पटना में थे हम और 2006 में हम रांची आए थे। लगभग हमको 15 साल रांची में रिपोर्टिंग करते हुए हो जाएगा। 6 जून 2006 को हम रांची आए थे। यहाँ कई पत्रकार जो यहाँ पर स्थापित हैं, जो सीनियर पत्रकार थे, उस समय यंग पत्रकार में या मेरे उम्र का उस समय शायद ही रांची में कोई पत्रकार नहीं था। अकेला हम आए हुए थे। उसमें लोग पढ़ाई वढ़ाई और भी लोग मास कॉम में करते थे। उसमें लोग कहा जाता था कि आप यहाँ से चले जाइए, पटना आपका यहाँ स्कोप नहीं है, हिंदी पत्रकारिता में यहाँ स्कोप नहीं है। कायदा वो शब्द भी लिया जाता था। टीवी मीडिया का स्कोप है, इंग्लिश मीडिया का स्कोप है, हिंदी पत्रकारिता का स्कोप यहाँ ज्यादा नहीं, दिल्ली चले जाइए। आप पटना से पढ़ाई किए हैं, आप पटना में रहे, दिल्ली चले जाइए। हमने कहा कि हम यहीं पर रह के अपने आप को स्थापित करेंगे और खबरों को करते रहेंगे और उसी धारा पर हम चलते रहेंगे। और 3 साल 4 साल 5 साल तक अपने आप को हम एस्टेब्लिश करते रहे, खबर करते रहे, खबर करते रहे। 4 साल तक हम रांची में कहीं नौकरी नहीं करते थे, एकदम सतह है। और सड़कों पर हम रहते थे, सोते थे, स्टेशनों पर सोते थे। सिर्फ अंदर का जो आग था उस आग को जलाते थे। फर्स्ट मुझे ब्रेक मिला हमा टीवी में। टीवी एक भोजपुरी चैनल था, कौशल भैया जानते हैं बढ़िया से। तो मैं वहां से ब्रेक मिला और काम करते गए हैं। और हिंदी पत्रकारिता में हम आज भी उसमें हम काम करते रहते हैं। कई अंग्रेजी मीडियम के पत्रकार विदेश से देश से वो हिंदी खबरों को पढ़ के पूछते हैं कि भाई इसमें क्या खबर है, मुझे बताइए। कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया के कई पत्रकारों ने फोन किया था, टेलीग्राफ के पत्रकारों ने फोन किया था। गढ़वा की एक खबर हमने कल ट्वीट किया था कि मिथिलेश ठाकुर के घर के बगल में एक व्यक्ति भूख से मर जाता है, और हमने ट्वीट किया था और उस खबर को हमने चलाया था अपने वेबसाइट पर। कई इंग्लिश मीडियम या और भी जो दिल्ली या और भी जो बाहर के जो पत्रकार, उन्होंने फोन किया था इस खबर में क्या है। तो हिंदी पत्रकारिता में हम बहुत खुश हैं और शौक से जीते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और हमने कभी भी अंग्रेजी सीखने की कोशिश नहीं किया, कभी भी अंग्रेजी सीखने का कोशिश नहीं किया। हिंदी में ही पत्रकारिता कर रहे हैं और करते रहेंगे, जहां तक संभव होगा करते रहेंगे। आपके लेखनी में दम होगा, खबरों में दम होगा। कि साला कुछ है ही नहीं हम लोग इस लाइन में। ऐसे समय भी हम लोगों ने देखा। फिर वही आदमी कहते हैं कि समय समय पर आदमी का बदलाव होता है। बदलाव के बयार वही, और फिर समय के अनुसार चलते चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि आज 21 साल हमने भी बिता दिए इस पत्रकारिता में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता में आज वो दम है, शायद अंग्रेजी में वो दम नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा लोग हिंदी से जुड़े हुए, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हम लोगों के लिए गर्व करने की बात है। और किसी भी समय मैं कहूंगा कि जो लोग आज जुड़ रहे हैं हिंदी पत्रकारिता को, तो इसका मान और सम्मान जरूर रखें, क्योंकि इसको बिगड़ने ना दे। क्योंकि आपको पता है कि आरोप उन्हीं को पर लगते जो काम करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि देखिए, आरोप का मतलब ये नहीं होता कि वो काम कर रहे हैं तो वो आरोप को चोरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आरोप वही, जैसे हम कहते हैं कि लाइफ जो आदमी कर रहा है, लाइफ का मतलब यही हुआ, लाइफ में गलती होती है। उसी तरह भाई जो काम करेगा उसमें गलती तो होगी। इसलिए उसको दरकिनार करते हुए आप हिंदी पत्रकारिता को जितना मान सम्मान दे रहे हैं, इस मान सम्मान को आप बढ़ाए रखें। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग के लिए हिंदी पत्रकारिता दिवस कितना महत्वपूर्ण है।
इस महत्वपूर्ण के घड़ी में भी अगर आज हम सब एक साथ जुटे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम लोग आगे भी इसको बना करके रखें कि हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा तो बस अब यही कहना था आप लोगों से कि जिस तरह आज हम लोग जुड़े हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर, इसी तरह हर संयम को कुछ ना कुछ बातों को लेकर के हम जुड़ते रहें, लोगों से मिलते रहें और लोगों को अपनी बात पहुंचाते रहें। ये हम लोगों की पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी सम्मान होगी और स्व सम्मान हम अपने पत्रकारों को भी बचाएं, जहां मुश्किल में रहें उनके हालातों के साथ हम खड़े रहें, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात होगी। संतोष जी, अभी कुमार भैया हम लोग साथ जुड़ गए हैं, हम लोग के लिए गौरव की बात है, भैया जुड़े हैं और उनका मार्गदर्शन हम लोग को मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। भैया स्पीकर खोल लीजिए, स्पीकर ऑन कर लीजिए। कभी भैया स्पीकर ऑन कर लीजिए। हाँ, जितने उपस्थित दोस्त हैं सबको नमस्कार। नमस्कार। संतोष जी ने बहुत अच्छा अवसर दिया है और इस तरह की बैठक होती रहेगी तो हम लोगों में बहुत एकता रहेगी और किसी भी बड़ी समस्या को हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। पहली बात उठी थी हिंदी पत्रकारिता और इंग्लिश पत्रकारिता की। तो 79 से मैंने पत्रकारिता में पद रखा, अपना पैर रखा और उस समय इंग्लिश पत्रकारिता का दौर था और हिंदी पत्रकार को तो लोग पढ़ते भी नहीं थे और इंग्लिश पेपरों की रीडरशिप बहुत ज्यादा थी। आपको विश्वास नहीं होगा, हिंदी के तुलना में बहुत ज्यादा थी उनकी रीडरशिप। तो इस संदर्भ में दो घटना बताता हूँ। रूसी मोदी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, टिस्को के डायरेक्टर एमडी कम चेयरमैन थे, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, उसमें हम लोग सब जाते थे। लेकिन 3 इंग्लिश के पत्रकार, एक इंडियन नेशन के, एक पीटीआई के और एक सर्च लाइट के, सिर्फ 3 आदमी प्रश्न करते थे। बाकी जितने पत्रकार थे हिंदी के 10-15 बुद्धू के समान बैठे रहते थे मुंह बना के, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में ही जवाब देते थे। तो 1-2 पत्रकार सम्मेलन में तो मैं भी बुद्धू के समान बैठा रहा। इंग्लिश वाले जो बोलते थे उसी का जवाब होता था, लेकिन फिर हमसे नहीं रहा गया और हमने हिंदी में प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो आपको आश्चर्य होगा, खुश आश्चर्य होगा कि रूसी मोदी ने हिंदी में जवाब दिया, जे रमनी ने हिंदी में जवाब दिया और उसके बाद तो उदित वाणी के पत्रकार हुए या फिर और नवभारत टाइम्स के प्रबल महतो हुए, दिनेश जी हमारे हैं सीनियर जो हैं वो हुए, सब लोग हिंदी में क्वेश्चन करने लगे और जवाब हिंदी में मिलने लगा। उसके बाद इंग्लिश के पत्रकार लोग मुंह बना के बैठे रह जाते थे। तो एक ये स्थिति है। दूसरी 80 के दशक की बात है, जनसत्ता दिल्ली में मैंने लिखना शुरू किया और उसी समय जनसत्ता का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो उस जनसत्ता ने इंग्लिश के जितने भी अखबार हैं बड़े बड़े, सबकी हालत खराब कर दी सर्कुलेशन में। उस समय जनसत्ता 2 लाख निकलता था और प्रभाष जोशी जो संपादक हैं उनको संपादकीय में लिखना पड़ा कि अब हम जनसत्ता इससे ज्यादा नहीं छाप सकते हैं, आप लोग जनसत्ता मील बांट के पढ़ें। हिंदी के लिए इससे बड़ी गर्व की क्या बात हो सकती है। तो एक तो ये बात है और भी बात है कि आजकल लोग पत्रकार को चाहते हैं कि बहुत ईमानदार हो, बहुत जुझारू हो, मतलब पत्रकार एक आदर्श पुरुष हो जैसे रामकृष्ण थे। बाकी जज भ्रष्ट हो कोई बात नहीं, पुलिस भ्रष्ट हो कोई बात नहीं, नेता भ्रष्ट हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हिंदी का माहौल बनता है। बाद में वो हिंदी पे जब उतरते हैं तब हम लोग हिंदी पे बात करते हैं। तो ताज होटल में हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। कलकत्ता में याद होगा हम कभी शामिल हुए हैं, पहले हमारे साथ सभी शामिल होते थे, मुझे मौका मिला। मुझे याद ही नहीं होते कि एमडी थे और हम लोग बैठे कलकत्ता की जितने अंग्रेजी अखबार अंग्रेजी मीडिया से जुड़े लोग थे, लगातार सवाल अंग्रेजी में ही पूरा अंग्रेजी सवाल चल रहा था। हमने ब्रजेश में पाकिस्तान भारत चलाते हैं और तब प्रभात खबर से हम दोनों ने मिलकर के
सवाल डालना शुरू किया। पूरे कोलकाता के जितने महारथी थे सब चुप हो गए वहाँ पे, और नेहरू जी बहुत खुश हुए, उन्होंने हिंदी में जवाब दिया और हमने पूछा अभी दीदी आवाज बहुत गूंज रहा है आपका। जी आवाज कहाँ रही है? बहुत ज्यादा गूंज रहा है आपकी आवाज, हाँ आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो वही कह रही थी कि दूसरी पत्रकारिता ये शुरू से रहा है कि सुनीता भी रही है। अंग्रेजी पत्रकारिता को हमेशा पत्रकारों की जरूरत भी पड़ती रही है। आज सोहन जी जुड़ेंगे हमारे साथ देशभक्ति की बात है, ट्विटर पे धमाल मचा रहते हैं और इनकी खबरों को देखते हैं, क्योंकि अब कभी मैंने ऐसा कहा और मनमोहन जी भी बता रहे थे कि हर व्यक्ति है पत्रकार, तो उनको कोई अगर चैनल या फिर बात कहे कि मैं फलाना खबर नहीं छापूंगा, मैं फलाना नहीं दिखाऊंगा, तो सोहन जी यहाँ बैठे आप ट्विटर में डाल देंगे उस खबर को, उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे दिखाने के लिए। तो ये जो दौर आएगा ना, ये चीज जो मोनोपॉली थी कि ये नहीं दिखाएंगे, ये खत्म हो गई है। आप उदाहरण दीजिए, मैं पिछले 1.5-2 महीने से मेडिकल लीव पे हूँ क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं जिस जगह पे काम करती हूँ वहाँ मैं नहीं दिख रही हूँ, मैं ट्विटर पे काम कर रही हूँ और मुझे हर दिन फोन आते हैं कि फलानी खबर आपने डाली है, ऐसा लगता है मानो हम ट्विटर पे काम कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है और अब इस ताकत को अखबारों को संस्थानों को पहचानना होगा, क्योंकि अब आप देखिए कोई इंतजार नहीं करने वाले हैं कि आप कब दिखा रहे हैं फलाने चैनल। मैंने कहा ना कि सोहन जी जैसे संतोष जी है, ये सारे लोग ट्विटर पे इतने सक्रिय हैं कि खबरें आ जाती हैं और लोग देख लेते हैं। तो अब जब हर व्यक्ति पत्रकार है, हमारी समझ बहुत चुनौतियां हैं कैसे जो है हम बरकरार रखें। एक हमने बनाया है पूरी पत्रकारिता पे जो बताया जाता है, चीजें आ जाती हैं सोशल मीडिया में, और हिंदी पत्रकारिता में बताने की कोशिश होती है जो अंग्रेजी है वो तबाही करते हैं। उसमें हमने खुद है कि कत्ल के इरादे पर वे बेमौत मरेंगे, कत्ल के इरादे पर बेमौत मरे हैं, कुछ खंजरें हमें भी खुदा ने दे रखी है। तो तमाम धन्यवादों के बावजूद जो है ना, ये जो लॉ है ये चलती रहेगी। हाँ, जो कभी ये बहुत अच्छी व्यवहारिक बात बता रहे थे कि हमसे सब चाहते हैं सुनी पत्रकार सुनी पड़ती है, उससे कोई घर द्वार नहीं है, उसको कोई पालन पोषण नहीं करना है, वो एकदम आदर्श की तरह प्रस्तुत है और बाकी सारे लोग लिख रहे हैं। ये हमसे उम्मीद है, ये उम्मीद भी गलत है क्योंकि हम भी समाज के पास है और क्योंकि हमारा जो कोई वेतन आयोग का कोई आप तो जानते ही वेतन की क्या स्थिति है पत्रकारों की, तो जब तक ये चीजें ठीक नहीं की जाएंगी हमसे आदर्शवाद की तुलना बेमानी है। सौभाग्य से हम लोगों ने अब तक कंपनी में काम किया, हमें कोई दिक्कत नहीं रही, हमें नौकरी मिलती रही, हमने पत्रकारिता की, लेकिन इस दौरान हमने अपने साथियों की दिक्कतों की दिक्कत कोई नहीं सुनी जाती। हमें भी कोई खास शिक्षा नहीं है, लेकिन जब अपने साथियों को देखते हैं तो हमें लगता है हमें बहुत शिक्षा मिली अब तक की पत्रकारिता, और इसकी लड़ाई आप सब भी लड़ ही रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं। तो आदर्शवाद की उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम सच का खुलासा करते हैं और सच का खुलासा कोई और नहीं करता है। कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है वो चुपचाप भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको लग रहा है हम बड़े तीर मार रहे हैं, लेकिन हमें ये मिला है मौका कि हम सच को उजागर करते हैं। तो सच का उजागर करते करते हम सच का सौदा भी करने लगते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सच का सौदा करते हैं और पत्रकारिता पे दाग भी लगता है और लोग इसकी क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। तो चूंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम सच का खुलासा कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच का सौदा न करें, तभी हमारी विश्वसनीयता बरकरार रहेगी। और जो मनमोहन जी कभी भी कह रहे थे कि जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है ना, हम जनता का विश्वास अगर खो देंगे तो फिर हमें कोई क्यों देखेगा। और खासकर आज जब हर व्यक्ति पत्रकार है तो हमें तो और ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ेगा, जिम्मेदार तो पत्रकार हमारे बंधु हैं, सिद्धे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा संतोष यहाँ किसी को ढूंढ दे। एक अंग्रेजी का कल्चर तो है, और मैं बता दूं आपको कि चाहे एनडीटीवी हो चाहे बड़े बड़े चैनल, जब भी कोई ऐसी वारदात हुई जमशेदपुर में, मुझे सबके कॉल्स आए, मुझे कांटेक्ट किया सब लोगों ने कि ये क्या खबर है जरा बताइए। उस वक्त अंग्रेजी हिंदी सब ध्वस्त हो जाता है और एक ही चीज महत्वपूर्ण होती है, वो है खबर। आप खबर के साथ हैं, आपको हर व्यक्ति संपर्क करेगा। आप देखिए बहुत बड़ी पत्रकार है, वो अपना मोजो चलाती है, आप देखिए उनको मार कीजिए, अब वो आकर हिंदी की तरफ आ रही है। उन्होंने पूरी जिंदगी अंग्रेजी पत्रकारिता की, पर अब जब वो स्क्रीन पे आती है तो वो देखिए दो तरह से काम करती है। जो उनके जो अपने वर्ड्स हैं उनको वो अंग्रेजी में समझाती है, उसके पहले वो हिंदी में सारे लोगों से बात करती है, पूरी चीजों को हिंदी में एक्सप्लेन करती है,
फिर स्क्रीन पे आके अपने जो 2% उनके व्यूअर्स हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो अंग्रेजी है, उनको वो समझाती है। तो अब वो ज्यादा हिंदी में पत्रकारिता कर रही है। तो बरखा दत्त जैसी हस्ती जो बहुत मशहूर है, आज वो हिंदी में उतर कर पत्रकारिता कर रही, क्योंकि वो जमीन पे जा रही है, जमीन पर लोगों से बात कर रही है। तो हम लोगों को हिंदी और अंग्रेजी की ये जो प्रतियोगिता और लड़ाई है, उससे भी अब ऊपर उठना है, क्योंकि आज के समय में मीडिया को इस तरह ध्वस्त कर लिया गया है कि अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो अब वो मुद्दा भी धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। हिंदी और अंग्रेजी के बीच कुछ नहीं है, अब है कि मीडिया जीवित रहेगा या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति पत्रकार है। आपकी विश्वसनीयता आपके चरित्र पर निर्भर करती है। आपकी सरकार आपको ध्वस्त करने पे तुली हुई है, आप बर्बाद हो जाए। आप देखिए न्यूज 18 का दफ्तर बंद हो गया जमशेदपुर से, टेलीग्राफ का दफ्तर बंद हो गया, हिंदी भी बंद हो गई, अंग्रेजी भी बंद हो गया। हमने 17 साल ईटीवी में काम किया, न्यूज 18 बना, ईटीवी बाद में न्यूज 18 बना, आज कोई दफ्तर नहीं। और सौभाग्य से देखिए कि वो बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई जहाँ वो कार्यालय था। इतने सालों से कोई वहाँ ठेकेदार नहीं मिल रहा था, अब मकान मालिक को मिल गया, अब वो वहाँ नया बिल्डिंग बना रहा है। यानी इतने सालों की जो पत्रकारिता थी, एक क्षण में हम लोगों ने ध्वस्त होते देखा, टेलीग्राफ को बंद होते देखा। तो अब हिंदी और अंग्रेजी से भी एक स्टेप आगे हम ऊपर उठ गए हैं। हमारी जो अस्तित्व की लड़ाई है कि हमें जो जिस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, और चाहे सरकार किसी की भी हो, मोदी की जो नीति रही उसका पालन तो इतना बढ़िया झारखंड में हो रहा है कि हम गुहार लगा लगा के कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना योद्धा घोषित नहीं कर रहे हैं। कि क्या करेंगे ये तो नहीं पता। यूपी सरकार ने 10 लाख मुआवजे की घोषणा कर दी। ये तमाम चुनौतियां हैं जिसका जिक्र कभी भैया ने भी किया, और इनसे जूझते हुए अब ये कैसे नई पीढ़ी को हम इस क्षेत्र में लाने की योजना बनाएंगे या प्रेरित कर पाएंगे। मेरी बेटी खुद बोलती है कि वो कभी जिंदगी में गलती से भी मीडिया में नहीं आई। आप यहाँ पे फेल्योर देखिए कि मेरा संघर्ष, मेरी पत्रकारिता, मुझे आप सब जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है, लेकिन मेरी बेटी बोलती है वो कभी गलती से भी इस फील्ड में नहीं आई। क्यों बोलती है? उसने मेरा संघर्ष देखा है, वो मेरे संघर्ष को देख रही है। तो हम अपने संघर्ष से अगर ऐसा उदाहरण पेश कर पा रहे हैं अपनी दिक्कतों से, कि पीढ़ी सोचती है कि ना भैया इधर आना खतरे से खाली नहीं है, तो ये कैसे हम रोक पाए, कैसे वो पत्रकारिता का कीड़ा नई पीढ़ी में बरकरार रहे, इसके लिए हमें और कुछ उदाहरण पेश करने होंगे तमाम जनजातियों के बारे में। संतोष, बहुत शुक्रिया आपका, और आप और दूसरे जो साथी होंगे, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो फिर मैं रुकती ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है ना। अरे कुछ तो हम लोग अपने लिए करें। आशीष सर हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, वीडियो ऑन करके रखे हुए हैं सर, मतलब वीडियो ऑन कर लेते, थोड़ा तो मार्गदर्शन देते। आशीष सर देख ले आशीष जी का। कौशलेंद्र भैया आशीष सर को आदेश कीजिए। वीडियो ऑफ बता, खाली माइक्रोफोन ऑन कीजिए कौशल जी, माइक्रोफोन। कभी भैया इसमें कौशलेंद्र भैया पटना से जुड़े हुए हैं। आज संतोष डांट भी पड़ी है, बलसारा जी की तरफ से ध्यान होगा आपको ट्विटर पे, सच लिखने पर क्या क्या होता है। मतलब आप जो है पत्रकार को ये भी गाली सुनी है कि आपने क्यों आवाज दी किसी को, तो दूसरा पक्ष आपको समझाता है कि वो क्या क्या कर देगा आपके साथ। क्या हुआ नहीं तो ये क्या हुआ था, कौन सा वाली बात क्या है, कौन डाटा संतोष को? वो यूपी सरकार जो नहीं इसमें की है। अच्छा अच्छा, उसी पर हम रिट्वीट किए अच्छा हाँ, तो हम लिखे झारखंड सरकार ने पहले कफन तो वो गिनती होती है। तो हिंदी भाषाओं की गिनती है, और इसकी खूबसूरती की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बाकी भाषाओं का अपनी प्रासंगिकता जरूर है, लेकिन भावनाओं से बाती हुई हिंदी की इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ये जरूर है कि हमारा उगता हुआ सूरज बाद में आया, उससे पहले अंग्रेजी की ठकर जो शुरू से जो बढ़ी तो आज तक बरकरार है। कहीं ना कहीं अंग्रेजी
के जो पत्रकार हैं उसका ग्लैमराइजेशन ज्यादा हुआ। हिंदी के पत्रकारों की मतलब ग्लैमराइजेशन के हिसाब से अगर तुलना की जाए, रीडर के हिसाब से तो हम जरूर आगे हैं, लेकिन खपत के हिसाब से, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से अंग्रेजी पत्रकारों की जरूर पूछ है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ये उगता हुआ सूरज आज भी उग रहा है। ये जरूर है कि जितना प्रतिशत वातावरण में प्रदूषण आया है, उस प्रदूषण का थोड़ा असर जरूर बढ़ा है। इसके कारण हिंदी जगत में स्तरीय जो पत्रकारिता चली आ रही थी, उसके असर में और बढ़ोतरी न होकर इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ गिरावट आ रही है। देखिए, भाषा की खूबसूरती तभी बनी रहती है जब वो सही हो और सही तरीके से उसको प्रस्तुत की जा सके। शुद्धता के लिहाज से बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको स्तरीय बनाए रखने की आवश्यकता है। पहले तक जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो याद आता था कि उस समय हम लोग एडिटोरियल को खूब पढ़ते थे। बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिनको हम लोग फॉलो करते थे और उनका जब लेख आता था तो खूब पढ़ते थे, सीखते थे। जब पत्रकारिता का कोर्स कर रहा था उस समय भी एडिटोरियल के बहुत सारे शब्दों को चुन चुन के रखते थे और उनसे उसका मतलब देखते थे और हिंदी सीखते। और हिंदी सीखने का अवसर उस समय भरपूर मिलता था अखबारों में। लेकिन आज ये तो जरूर है जहाँ पर हिंदी की लेखनी और गहराई में कमी आई है। जरूर है कि अभी संक्रमण काल चल रहा है पत्रकारिता के लिए, तरह तरह की चीजें इसमें समावेशित हो रही है और नए नए लोग आ रहे हैं। पहले पैमाना कुछ अलग था, मिशन से जुड़ के लोग आते थे जो सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता करना नहीं चाहते थे, पत्रकारिता में जीना चाहते। आज पत्रकारिता को लोग आजीविका के रूप में करने आ रहे हैं, लेकिन पुराने दौर के लोग इसे जीने आते थे। तो उनकी सोच में उस स्तर की रहा करती थी। आज के में इसमें जरूर अंतर आया है। जैसा कि कवि भैया ने बताया, कवि भैया के बारे में दो शब्द ये बता दूं। अक्सर मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। हमको तो ये अक्सर बात होती है कि छोटे कदमों से कैसे लंबी छलांग ली जाती है, इनसे जरूर सीखा जा सकता है। तो बहुत अच्छा लगता है स्तरीय लेख पढ़ना, स्तरीय सोच के साथ चीजों को ग्रहण करने का अगर अवसर मिलता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये जो हम चौथा स्तंभ है, इसे किसी से हमें खैरात में नहीं लाया। ये हम अपने ताकत के बल पर, अपने प्रासंगिकता के बल पर खुद को चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित किया। तो ये खुद बताता है कि पत्रकारिता कितनी अहम है और कितनी जरूरी है लोकतंत्र के लिए। तो अगर बात स्तर की है, जब हम अपनी ताकत से इतनी बड़ी गरिमा को हासिल किए हैं, तो इस गरिमा को बरकरार रखने के लिए हम सभी को, जहां अगर किसी कोशिश से मेरा अहित होता है, मेरा नुकसान होता है, वो तो चलने वाला अपना मौका तो कुछ भी किया जा सकता है। हो गया संतोष जी। लेकिन जिस आचरण से, जिस प्रयास से अगर हमारे पत्रकारिता को नुकसान पहुंचे, वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारी ऐसी सुन नहीं पा रहे आशीष जी सुन नहीं पा रहे, लगता है वो टेक्निकल। रविंद्रनाथ चौबे जी है क्या ग्रुप पे? बसंत साहू जी, बसंत जी को सुनने के लिए हम लोग काफी बेकार है। उनका जो स्टाइल है वो सुनने का बहुत मन है। कहाँ गए? बसंत साहू जी है क्या?
सब गायब हो गए क्या प्रमोद जी? वेबिनार बोलने वाले लोग कहाँ हम लोग के साथ हम लोग के साथ नेपाल प्रेस संघ के अध्यक्ष अनूप तिवारी जी भी जुड़े हैं। राज्य मंत्री का भी उनका दर्जा मिला है भाई, तो उनसे भी हम लोग बात करें, अभी भी जुड़े हैं। अनूप जी, हेलो अनूप जी, सुन रहे हैं। हाँ आप वीडियो पे आइए। हाँ ये भाई हम लोग नेपाल संघ के अभी भी नए नए वहाँ के अध्यक्ष बने हैं। पहले तो आपको बधाई और बधाई। हाँ जी अपने विषय पर रखे वहाँ सबसे पहले तो धन्यवाद है आपको, आज आपने हमें वो से मुखारिब होने का जो मौका दिया। नेपाल से हम हैं, सभी को प्रणाम और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ खास करके हमारे मनोहर भैया जी को। उन्होंने आज जो नेपाल से भी हमको जोड़ के आप लोगों से बातचीत करने का जो मौका प्रदान किए, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और अभी कोरोना के दूसरे स्टेज में हम लोग मैं अभी बीरगंज से हूँ फिलहाल, मेरा घर हुआ और यहाँ जो है अब कंट्रोल हो रहा है, सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है। अभी भी प्रतिशत मतलब 10% के हिसाब से अभी यहाँ संक्रमित लोग हो रहे हैं। उसमें भी हमारे पत्रकार मित्र लोग भी काफ़ी संख्या में संक्रमित हो चुके थे नेपाल में, और उसमें हम लोग लगभग पिछले 1 महीने से उन लोगों को पत्रकारों को उपचार से लेकर के अन्य व्यवस्थापन में हम लोग लगे हैं। इधर बीच में ही नेपाल में राजनीतिक उठापटक हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता के बीच में कोविड महामारी को व्यवस्थापन करना नेपाल सरकार की चुनौती है। पड़ोसी देशों से और मित्र राष्ट्रों से जो सहयोग है वो सहयोग अभी आने का क्रम जारी है। और समग्र में अगर कहा जाए तो नियंत्रण के तरफ अभिमुख है। जो परिस्थिति यहाँ बिगड़ी थी वो सुधार है। हिंदी पत्रकारिता में सर कुछ बताते हैं। हिंदी पत्रकारिता आपने हिंदी पत्रकारिता के बारे में खास मैं अपना व्यक्तिगत बताऊँ, मेरा शिक्षा जो है मैं नेपाली हूँ, लेकिन मेरा शिक्षा दीक्षा जो है बिहार से ही हुआ है। यूनिवर्सिटी कॉलेज का मैं विद्यार्थी रहा हूँ और इसलिए मैं अभी आप लोगों से हिंदी में बातचीत कर पा रहा हूँ। और मैं नेपाल में पत्रकारिता आज से 20 साल पहले शुरू किया था। आप लोगों को बताने में भी आज खुशी हो रही है क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। मैंने अपनी शुरुआती पत्रकारिता क्षेत्र खास करके नेपाल के जो बिहार और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया और का कुछ एरिया मतलब पूरा से पश्चिम और भारत में होने वाले हमारे लगभग 25 जिले जहाँ की 50% से ज़्यादा
बसोबास करने वाले लोग हिंदी ही अपनी भाषा के रूप में भाषा में बोलचाल करते हैं और हिंदी भाषा से ही जो है यहाँ पर हिंदी भाषी ज्यादा बसोबास करने के चलते हिंदी पत्रकारिता का भी प्रयास धीरे धीरे निरंतर बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों के साथ में और वहाँ का संस्कृति वहाँ का जो हिंदी पत्रकारिता से वहाँ काम हो रहा है अच्छा लगा इसके पीछे जो है आपको पत्र चार देना चाहेंगे पटना में हमारे प्रेसिडेंट भैया है ये कमिटी है अमिता मैडम है सभी भैया है तो वही कभी और इनके संगठन में बहुत सीख भी रहे हैं फौजले में भैया पटना से आसिफ सर हैदराबाद से है प्रमोद जी है सरायकेला के विकास जी है अन्य अमेरिका मैडम है और आप लोगों को इनसे परिचय होंगे नेपाल प्रेस के अध्यक्ष हैं यहाँ से आप पढ़ाई किए हैं मैं वहीं का हूँ स्पीकर ऑफ उनका अभी दिल्ली प्रेस क्लब के अध्यक्ष करेंगे अंजय जी ये तो वैक्सीन दिलवा रहा था ना हम रविंद्र चौबे जी के साथ पार्टी है और पत्रकारों से बहुत बड़ी तस्वीर रही है हर नेता पर उन्होंने समर्थन किया है हम उनसे चाहेंगे पत्रकारिता के बोले रविंद्र चौबे सर बहुत बहुत धन्यवाद आवाज पड़ रही है आवाज पड़ रही है जी बिल्कुल हाँ हाँ आ रही है आवाज आ रही है आपकी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को हम लोग तो हिंदी पत्रकारिता 1966 के निर्माण से हमने पत्रकारिता पढ़ने की आदत डाली और बहुत संस्थान हमें निर्माण पत्रिका पत्रिका होती थी उसके पहले जो है हमारे कल्पना पत्रिका हुआ करती थी आपको जानकारी है कि नहीं हिंदी के जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं सभी लोग कल्पना में ही छपते थे पहले किताबें कम होती थी 1955 से हैदराबाद से निकलती थी कल्पना इसका एक काफी विशेषांक मेरे पास है तो निर्माण पढ़ते हुए हम लोग जो है धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता का जो उत्कर्ष शुरू हुआ बहुत अच्छे कवि कुमार ने कहा कि 1980 में उदित वाणी शुरू होने के पूर्व 1980 उदित वाणी शुरू होने करते थे मैं रोज जाता था प्रकाश चंद्रायन होते थे तो मेरे ही घर रहे 6 महीना तक उदित वाणी को मैं बहुत नजदीक से देखता था उस समय वाला रिक्शा वाला पेपर पढ़ता ही नहीं था आज टेम्पो वाला ठेला वाला रिक्शा वाला
साधारण कर्मचारी इंडस्ट्रियल एरिया का कर्मचारी अखबार पढ़ता है तो ये हिंदी पत्रकारिता की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा आपको आभार मिला। 1990 के बाद आपका बहुत बड़ा उत्साह वर्धन हुआ। फिर जनसत्ता का बहुत योगदान रहा भारत टाइम्स के, जो सबसे बड़े दिन हम लोगों के बीच रहे, जो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता बहुत अच्छी थी, लेकिन बिहार में गरीब राज्य रहा है और अब बिहार में पत्रकारिता के कारण सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग, सबसे ज्यादा हिंदी पढ़ने वाले बिहार के लोग होते थे। बिहार में जागरूकता है, बिहार में बहुत, बिहार में जो सुख खुशहाली नहीं थी, इसलिए यहाँ पत्रकारिता बहुत विकसित नहीं हो पाई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा अंग्रेजी अखबारों में एक चीज बहुत अच्छी होती थी जो हम लोग को सीखना चाहिए, वो क्या प्रमाणिकता, अखबार की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हर आदमी को अपना जो भी आधार होता है, हम अपने से जांच कर लेंगे न्यूज सही है कि नहीं है, और इसलिए जब ऑथेंटिक होता है तब उसको डालेंगे तो महत्व होगा। आज जल्दीबाजी में लोग घटना को बता देते हैं, आपसे बता दिया कि कोई पत्रकार दिवस पर मैंने संतोष जी को भेजा, तो उसको मैंने लिखा है कि आजकल क्या हो रहा है कि पत्रकार अपनी भूल नहीं करते हैं, पत्रकार सब पक्षों की बात रखते हैं और एक तरह से बहुत ही दूसरा माहौल घटनाटोप बन जाता है, एक विभ्रम की स्थिति बन जाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप खोज करके सत्य का पता लगा करके और सही बात लोगों के सामने दें, तब पत्रकारिता का और महत्व बढ़ेगा। वैसे हम बहुत विकट समाज में रह रहे हैं, जटिल समस्याएं, जटिल समाधान करने के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई, उस लड़ाइयों का बहुत अर्थ नहीं निकला। आज जिसके पास पैसा उसी का महत्व बढ़ गया। हम लोग समाजवादी रहे, आज तक कार नहीं खरीदे, समाजवादी मूल्यों के आधार पर चलते रहे, लेकिन आज हम मानते हैं पैसा का इतना महत्व समाज में बढ़ गया है, क्रिमिनलिटी का इतना समाज में महत्व बढ़ गया है कि जो दबंग है, पैसा वाला है, वो सबको मैनेज कर लेता है। इससे बचने की जरूरत है और मैं संतोष जी को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। कभी कुमार को भी बहुत अच्छा पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरे करते हैं वो संतुलन बनाए रखना, लेकिन संतुलन बनाए रखने के क्रम में अखबार के समाचार को खत्म नहीं कर देंगे। ये महत्वपूर्ण बात, संतुलन हम बनाए रखेंगे, लेकिन संतुलन के बाद अखबार की जो तेजस्विता है, समाचार का जो सत्यता है, उसको भी हम उजागर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को, शुभकामनाएं। धन्यवाद बाबा। संजीव मेहता सर, हिंदी पत्रकारिता पर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो अतिशक्ति होगा, आप भी बोले कुछ। स्पीकर ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। पत्रकारिता का बधाई देना चाहता हूँ, और आज मुझे 20 वर्ष करीब हो गए और मैं बचपन से आर्यावर्त, हिंदुस्तान और प्रदीप जैसे अखबारों को पढ़ता रहा था, और मुझे आर्यावर्त में अपनी यादें चुटकुला नंदी की चिट्ठी, वो मैं खोज के पढ़ता था हर दिन विद्यार्थी जीवन से, और मुझे अच्छा लगता था हिंदी पत्रकारिता। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा, मेरा ध्येय कहीं और था, मैं कुछ और बनना चाहता था, लेकिन आज मैं एक पत्रकार हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी पत्रकारिता कर रहा हूँ और एक प्रतिष्ठित संस्थान। पहले मैंने 8 साल तक हिंदुस्तान की पत्रकारिता की और अभी मैं दैनिक भास्कर जैसे बड़े हाउस से जुड़ा हूँ। सभी सही कहा कि विज्ञापन की जो अनेक दबाव है सारे पत्रकारों पे, वो बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, पत्रकारिता के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन संस्थान जो है उसका कहना है कि आप सिर्फ पत्रकार नहीं है, आप एक हर फन वाला, आपको हर चीज करना है, पत्रकारिता भी करनी है, आपको इवेंट भी करना है। जिसकी यदि इस कोरोना महामारी के क्रम में अगर उनको कहीं आहत हुई है, कहीं समस्या होती है, तो वो लोग जो है उनको
जो है सहयोग करेंगे। ऐसा भी निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ जो है कर चुका है। तो नेपाल से हम आपको बताएं कि पत्रकार जो है राज्य से कहीं न कहीं लाभान्वित है और राज्य जो है पत्रकारों को संरक्षण करने के लिए, पत्रकारिता को और मर्यादित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उत्साहित है। और ये जो चीज है वो आशा करता हूँ कि प्रांतीय सरकार जो है हमारे भारत के और वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये भी इस चीज को लागू करें। खासकर अब जो विज्ञापन की बात आई और पत्रकार के कम मूल्यों में बेचने की जो तर्क है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है मैं उसको बताता हूँ। यहाँ एक कमीशन बना है नेपाल में, जो जिस मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, जो भी रिपोर्टर हो, एडिटर हो या जिस ओहदे में काम कर रहे हैं, यहाँ एक मॉनिटरिंग एजेंसी है जिसको न्यूनतम पारिश्रमिक समिति कमीशन बनाया गवर्नमेंट कि किसी भी मीडिया हाउस में काम करने वाले कम से कम उनको इतना तनख्वाह मिलना चाहिए। रिपोर्टर के बेस में नेपाल का 23,500 रुपया उसको मिलना चाहिए। जो एडिटर है उनको 54,000 तक, मतलब कम से कम 23,500 और अधिक से अधिक जो है गजेटेड अफसर रैंक का जो तनख्वाह होता है, तलब होता है, वहाँ तक क्राइटेरिया बना करके और गवर्नमेंट उसमें जो है एक एजेंसी बनाई है। वो जो है हर एक सरकारी हमें जा करके वो अनुगमन करेंगे और उस हिसाब से पत्रकारों को पारिश्रमिक मिल रही है कि नहीं, इसका वो मुआयना करेंगे और उस हिसाब से गवर्नमेंट को लोग रिपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि मीडिया हाउस जो है विज्ञापन लेगा, पत्रकारों को भी जो ब्यूरो चीफ से काम करते हैं उन पर ज्यादा बिजनेस पर फोकस करते हैं। ये एकदम सच है, आपके यहाँ भी वही समस्या, वही समस्या है। लेकिन ब्यूरो के अंदर में काम करने वाले जितने लोग हैं उनको कहीं उनके समय पर उनको नहीं मिलता है। जो रिपोर्टर है, कैमरा पर्सन है, अगर उनको समय पर पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है तो वो जो है हम लोग के यहाँ आकर के नोटिस करते हैं और हम लोग उनको जो है इंस्पेक्शन करके उनका पूछताछ करके इस तरह से जो है हमारे यहाँ एक चेन है जो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करके अभी तक पत्रकारों को यहाँ सुरक्षित रखा गया है। और हमारे जो है पत्रकार महासंघ की तरफ से हम लोग भी सुरक्षा रखते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में हम लोग ने डेलीगेशन जा करके PM को, CM को सबसे मिला और वहाँ से जो है अभी स्वास्थ्य उपकरण सामग्री हर एक पत्रकारों को जिला जाकर वहाँ का मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है स्पेशली पत्रकारों के लिए जो फॉर्मर है और सुरक्षाकर्मी जो हमारे पुलिस लोग हैं और स्वास्थ्यकर्मी, इन 3 लोगों को अभी जिला जा करके मास्क, सैनिटाइजर, फेस ग्लव्स ये जो है वितरण हो रहा है। और इस हिसाब से वहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों में भी इस तरह का व्यवस्था हो, यही कामना हम लोग करते हैं। एक्चुअली क्या है कि आपके यहाँ पत्रकार जो है वो बहुत ही लाइट एकत्रित है आप लोग, इसलिए इतने मैं तो वहाँ देखा भी हूँ। मैं आपके पास मैंने वहाँ पत्रकार का लेवल देखा है, वो जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव के मोड़ में वहाँ पर करीब 1 साल वहाँ मैंने पत्रकार किया, तो मैंने देखा। इसलिए वो पत्रकार लेवल मैं कह सकता हूँ जितने ज्यादा सबसे पत्रकार लाइट है वो नेपाल के, उसके बाद दूसरा देखा राजस्थान के, लेकिन झारखंड में, बिहार में मैंने देखा कि यहाँ की पत्रकारिता पत्रकारिता होती है। लगभग ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा माइंड तक समझते हैं, वो हमारी क्या मदद करेंगे, वो सरकार से भी अपने बड़े फायदे में मदद करते हैं। तो यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ एकत्रित नहीं है लोग। अगर एकत्रित होंगे तो शायद वो दौर हर
जगह से खत्म हो चुका है। पहले एक विनायक की तरह में मुझे याद है आज जब 73 के आंदोलन में जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस ने एक आंदोलन किया था रेलवे का, वो देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। उस तरह का आंदोलन पत्रकार इतिहास में मुझे लगता है कि 84 के बाद आज तक हुए नहीं होंगे। एक पत्रकार को कोई नुकसान पहुंचा दे तो उनके तरह तरह के सामने निकल कर आते हैं, उन्होंने गलत किया होगा, वो गलत कर रहे हैं, ये क्यों हम सोच रहे गलत किया होगा। हमें पहले ये सोचना होगा हमारा साथी है, पहले हम उनको सेव करके बाहर लाए, उसके बाद हम उनके साथ से बात करके आपने गलत किया था और तुम्हें कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन पहले हम उसको दोषी ठहरा दें, वो साथी कौन हमारा साथ देगा। इसलिए यहाँ भिन्नताएं बन चुकी है। नेपाल में मैंने देखा कि आप न्यायिक में एकत्रित है, इसीलिए आप सरकार को अपने समझ में रख सकते हैं, अपनी बात को दबा सकते हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं। यहाँ लोग एकत्रित नहीं है, यूनाइट नहीं है, इसलिए हमारी बात को सुनता नहीं है। और अगर मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ तो मेरे कोई साथी सरकार के पक्ष में लिखता है, दिखाता है कि सरकार सही बोल रहे हैं, इसलिए हमारी बात को सुनता नहीं है। ये फर्क है हमारा। एकदम मैं आपके बातों से सहमत हूँ। हमारे यहाँ अम्ब्रेला जो है संगठन है जिसमें सभी लोग हैं और यहाँ लोग जैसे आपने बोला हम लोग एकत्रित हैं। ये आप सब आकर के यहाँ नेपाल का अध्ययन आपने बहुत अच्छा से किया है और जो भी अभी आपने विश्लेषण किया ये एकदम सराहनीय है और सत्य है। एकत्रित होने के चलते ही हम लोग सरकार का दबाव डाल पाते हैं, सरकार को मजबूत कर पाते हैं, सरकार को एक्स्ट्रा जो हम लोग वोट दे सकते हैं और उस हिसाब से ही यहाँ पत्रकारिता संरक्षित है। पत्रकारिता जीवित भी है और पत्रकारिता राज्य के तरफ से संरक्षित भी है और जो है डिवाइड एंड रूल यहाँ यदि हो तो फिर और जो है लागू हो जाएगी। और बताना चाहूंगा सबको कि नेपाल एक ऐसा प्रदेश है, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पत्रकारों को इतनी मान्यता मिलती है, पत्रकारों को इतना सम्मान मिलता है। क्या बिलीव नहीं करेंगे जब प्रदेश मैंने कि जिस तरह से वहाँ पत्रकार का प्रदेश मैंने कि नेता जी को जाता है उस तरह से उनका सम्मान किया जाता है, उस तरह से पूरे जिले में उनका सम्मान हर जगह हर तहसील हर प्रखंड में उस तरह सम्मान जिस तरह से जीत करके आता है। राज्य में दर्जा का बराबर वहाँ का पत्रकार होता है। आज प्रदेश अध्यक्ष अनूप जी, मैं मुझे बहुत बड़े सम्मान के साथ मैं बोल सकता हूँ हमारे साथ जुड़े हैं बहुत समय इनका हमने समय भी दिया। मैं देखता हूँ बराबर कि हमेशा व्यस्त रहते हैं, हमेशा किसी न किसी काम और संगठन को लेकर के सरकार से लड़ते रहते हैं। आज हमारा समय है हम लोग की बहुत बड़ी बात है और मैं वाकई आपको बताता हूँ नेपाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर एक वहाँ के अध्यक्ष को राजनीति का दर्जा मिलता है, वो सरकार से डायरेक्ट मिलता है, चाहे सीएम हो, राष्ट्रपति हो, सीएम हो, ये डायरेक्ट मिलते हैं क्योंकि ये यूनाइट है, एकत्रित है और एक ही संगठन नेपाल में एक ही संगठन चल रहा है जो ये लोग चला रहे हैं और उसके एक ही अध्यक्ष है वह अनूप तिवारी। तो बहुत सम्मानित आदमी है और बहुत मैंने देखा कि वहाँ उनका जुड़ाव नेपाल में हर व्यक्ति के साथ में हर सदस्यों के साथ में उनका है, क्योंकि मैं इनके साथ में रहा हूँ, कई रेडियो में घुमा हूँ, उनके ऑफिस गया हूँ, इनके पत्रकार मित्रों से मिला है, एकत्रित। इसलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ के लोग एकत्रित हैं, हम एकत्रित नहीं है, इसीलिए शायद हमें कोई सुनता नहीं। हम दिन एकत्रित हो जाएंगे उस दिन नेपाल जैसे दिल्ली के प्रेस जो साथी हमारे हैं वो भी इस बात को बार बार बोलते हैं भाई हम लोग प्रेस क्लब इंडिया के मैं प्रेसिडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे नुकसान इस बात का होता है कि लोग यहाँ पर दारू पी रहे और समय दिखाने आते हैं प्रेस क्लब में। अब वो बातें नहीं रखी जाती जो 80 के दौर में बातें रखी जाती थी, लाइव मीटिंग होती थी, 73 के आंदोलन की तरह से मैंने कहा जिस तरह से हम लोगों ने पत्रकारिता में अपना कदम रखा है मैंने देखा वो अनेक याद अब शायद देखने को नहीं मिलेगा जब हम सब लोग बैठ कर बातें किया करते। अब वो दिन नहीं है, अब लोग सब समय पास कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। जिस तरह से हमने कहा मैंने देखा जिस तरह से कहा कि मेरी बेटी क्यों आना चाहिए क्योंकि मैंने उनका संघर्ष देखा, क्योंकि आप एक संस्थान में सफल दिया लेकिन संस्थान को क्या लगा मतलब कि संस्थान ने अपने संस्थान का कदम गिरा दिया। एक संस्थान का मौका इस तरह से विनोद जी मेरे साथ काम किए, मेरे साथी रहे 4 साल मेरे साथ रहे, मेरे को पता है उन्होंने क्या किया, वो फाउंडर मेंबर पदार्थ करके। लेकिन आज जैसे पत्रकार का मतलब निकला उन्होंने प्रधान शहर को बेचा है साइकिल से, उन्होंने घर पहुंचाया, ठेले वाले परिचय वाले शायद
मेरे को बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, पहुंचे वाले को पढ़ते थे, आज हमारा पत्रकार हर आदमी पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? उसके पीछे संघर्ष था। वो संघर्ष अब शायद बिजनेसमैन लोग जो देख रहे हो अब समझना नहीं चाहते, वो टोटल बिजनेसमैन हो गए, वो अपने पत्रकारिता के संयम को रख के बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो आपसे ठीक जाएगा। हमने एक लकीर इस बात पर है, हम बात नहीं पाएंगे, आप सब कुछ ठीक है। तो प्रमोद हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं, पत्रकार हम लोग पत्रकार ही हैं, हम पत्रकार नहीं है, तो जहाँ हम लोग पत्रकार ही हैं, जनसंपर्क का जो भी आप बताएगा पत्रकार ही होता है, जो काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं, सरकार की अच्छाई बता, बाकी तो वो अपना काम करता है, मेरा काम है कि अच्छाई बताना है, पॉजिटिव आपका काम है, आप खोजिए, जो नहीं खोजिएगा सर ठीक होगा भी नहीं। अगर आप खोज के बताइएगा ना तो चीजें नहीं होने वाली। देखिए हम लोग यही कर रहे हैं, यही किया है, तो क्या जाएंगे नहीं बात। ठीक है, जो लोग जहाँ हैं सामाजिक को पकड़ को क्या मिलता है नहीं, ठीक है, वो तो बेचारा काम का समाज सेवा नहीं कर रहा है, समाज सेवा है कुछ तो मिला है, अपना रोल कर रहा है बस। जो जगह मैंने अपना रोल किया, सरकार अपना रोल करे, हम अपना रोल करें, तो फिर तो समस्या ही नहीं। आपकी भावनाओं का हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं। हम अपने स्तर से आप चाहते हैं कि सोल्यूशन करने के लिए तो हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। हर चीज हम बड़ी खबर निकालते हैं, हम लोग तो बहुत कुछ करने की पीछे करते हैं, हमने तो लोगों लेके कई बार मदद की, लोगों लेके भी डर की किसी की मदद आ जाती है, तो चलो ठीक है इलाज कर भाई, लोगों देख के इलाज शुरू हो जाता है कई बार, ऐसा भी होता है। तो चलो वही सही है, हर चीज हमने खबरें नहीं बनाई, कई बार हमारी परिस्थिति से असर पड़ जाता है तो मदद हो जाती है, लेकिन वही नहीं कहा ना, हम अपना रोल करें, हमने कहा सरकार को दुरुस्त करे, तो फिर तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। नेपाल भारत से हमेशा सीखता रहा है, लेकिन शायद ये चीज हम लोग को सीखने की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा तिवारी जी ने तो बताया, बहुत अच्छा लगा कि एक संगठन है, राजनीति का दर्जा अगर ऐसा हो जाए हमारे देश में, अब सोचिए मध्य आयोग के साथ में वेतन आयोग की बात करते हैं, हमारे राज्य में 56 लाख हो गया सब, हमारा तो मध्य लागू ही नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है, पर कोई देखने वाला नहीं है कि मध्य व्यापारिक धरातल पर लागू गया या नहीं है। आखिर कहा जाता है उसके पास से आइए, अगर आप सैलरी नहीं देते तो बताइए कौन बताएगा मालिक के खिलाफ जाकर, और उसके बाद नौकरी भी चली जाएगी, फिर सरकार ही नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। तो ये नेपाल से सीखने की जरूरत है हमारे देश में लोगों को कि आप न्याय पत्रकारिता को बचा नहीं पाते, आलोचना कोई बर्दाश्त नहीं करता है, परिचालन के साथ आलोचना का, तो सरकार जो है इसको बचा नहीं पाती, लेकिन सरकार बचाएगी, कोई दर्जा देगी, इसको मनीषी आयोग को व्यावहारिक रूप में इसको लागू करेगी, तो ये सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये जो पत्रकारों को जो खुद का लोन लगा करके दौड़ना करता है ना, उसको सैलरी भी नहीं है या खंड में ब्लॉक में, सारी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन पत्रकारिता को दर्जा ही नहीं है ना, बस इस्तेमाल करना है, हर पार्टी हर राजनीतिक दल इस्तेमाल करने लगा, हम इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि हमारा संगठन मजबूत नहीं, अपने संगठन है, आप एक संगठन की बनाया क्या होने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे वो फ्रॉड है, फलाना ये है, फलाना वो है। आज मैंने अपनी तस्वीर डाली है लाठीचार्ज की, मैंने वो तस्वीर डाली कि मैं जिसके पे दो होता है, इसमें बहुत मजबूत हृदय के साथ आना पड़ेगा, विकास पता नहीं क्या होगा, तो पहले लाठीचार्ज की शिकार सब इसी के पत्रकार में पूछी थी, उसके बाद महीनों के बाद बड़ी अब तक बहुत सारी समस्याएं वजह से जुड़ रही, तो ये पत्रकार हर दिन सोचता है, उसको कोई नहीं देता है, आज तो बस पत्रकार की पत्रकारिता है, उसकी आपको विधान पड़ती है, हमें विधान पड़ती, अरे हम लोग कहा ना, हम लोग इतना उत्कर्षण है, हम लोग इतना एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं,
और नेशनल से ज्यादा बिजनेस सेंटर पत्रकारिता है। आज भी यहाँ हमको दिखाया जाता है, यहाँ एजेंडा नहीं है, यहाँ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खबर हम दिखा दिया जाए इस प्लेटफॉर्म पे और पोर्टल में और ज्यादा उपयोग नहीं। लेकिन यहाँ प्रस्तुत में दुख हो गया है ना, जो राष्ट्रीय पत्रकारिता प्रस्तुत हो गया है और सरकार को ऐसी पत्रकारिता अच्छी लग रही है। इसलिए मैंने कहा आप सबसे कि एक बार कभी समय मिले सभी। तो सचिन मिश्रा से मैं बात करती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। सचिन मिश्रा जी बोल रहे थे। हाँ, उनकी बात सचिन जी आ रहे हैं, चलिए विकास जी बोल आज हमारे गेस्ट हैं, बात को समझिए। हमारे मंच में उनको मदद किया गया अगर उनको नहीं मिलता है तो आपका काम से आईसीआईटी में रोज देख ले कितना बताते हैं। अगर बता नहीं उसमें नहीं रहेगा, आपको तो पक्का दिया के बाद आता है। हमारे यहाँ 15 मिनट हो चुका है। 15 मिनट ज्यादा होता है। प्रस्तुति मैं अपने आंगन में बुलाऊंगा मैं कर रहा हूँ। संतोष को विशेष धन्यवाद, मनमोहन जी को धन्यवाद कि सबको एक किए और एक मीटिंग की। क्या बोले हम लोग सही बात संतोष पे बहुत धन्यवाद। आप लोग का समय रहता है और आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये दिन सरायकेला खरसावां प्रेस क्लब हम लोग का जो जिस उद्देश्य से गठन किया है प्रेस क्लब सरायकेला खरसावां, आज उसका सही मायने में हम सफल हो रहे हैं। और ये एक संगोष्ठी पत्रकारों का विचार प्लेटफॉर्म एक मंच नहीं मिल पाता था। तकनीक का कारनामा है, हम लोग सब एक जुट में हैं। सोचिए कहाँ नेपाल, कहाँ दिल्ली, कहाँ जयपुर, कहाँ राजस्थान, कहाँ जमशेदपुर, कहाँ सरायकेला, आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए, 2 घंटा से बड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चाहेंगे कि इस तरह का गोष्ठी होना चाहिए। इसका श्रेय आशीष अगर यहाँ पर ग्रुप बने हुए हो तो इसको वेबसाइट पर डालना और फेसबुक पेज पर डालना।